तो आज के वीडियो में हम राजस्थानी लघु चित्रण शैली का अंतिम पार्ट करेंगे। अंतिम पार्ट यानी ढूंढाड़ शैली, जिसको जयपुर शैली भी कहते हैं। इसके बारे में आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, बीकानेर, बूंदी और कोटा के बारे में देखा था। आज जो अंतिम इस चैप्टर का भाग है वो है ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली यानी जयपुर शैली। और जयपुर में ये आप लोग गए भी होंगे, देखा भी होगा कि कलात्मक सुंदरता यानी कि जो भवन या हवेलियाँ, इमारतें जो बनाई गई हैं वो कलात्मक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। किसकी? जयपुर की। और ये कलात्मकता आमेर से प्रारंभ हुई थी, यानी कछवाड़ जो शासक थे उनकी राजधानी आमेर हुआ करती थी। और वहाँ पर आमेर में काफ़ी विकास का कार्य किया गया था। विकास का कार्य क्यों किया गया था कि सबसे पहले वैसे तो बीकानेर ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जयपुर जो घराना था, कछवाड़ जो शासक थे, उन्होंने अकबर के साथ में विवाहित स्थापित कर लिया था। विवाहित संबंध स्थापित हो गए थे, जिसके कारण से उसके घरेलू संपर्क अधिक हो गए, जिसके कारण से उनकी मदद आदि मुगलों से आमेर की अधिक हुआ करती थी और उन्हीं से आमेर का विकास अधिक हुआ। आपने सुना भी होगा कि अकबर की शादी और जोधा से हुई थी, जोधाबाई से। और ये जोधाबाई कौन थी? ये यहाँ जयपुर राजघराने से थी, जिसके कारण से इसका आमेर का विकास अधिक मात्रा में हुआ। आमेर में जो पुरानी छत्रियाँ हैं, मान सिंह के काल में सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि मान सिंह, तोडरमल, ये सारे उस समय उनके यहाँ रहते थे। अकबर का एक नवरत्न में से एक था मान सिंह, और मान सिंह सूबेदार रहा करता था, जिसके कारण से वहाँ पर से काफ़ी मदद इनको जयपुर के विकास के लिए मिली, आमेर के विकास के लिए मिली। तो चित्रकला का विकास भी मान सिंह के काल में खूब हुआ। मान सिंह के काल में जयपुर में जो मौजाबाद की छत्रियाँ हैं, बैराट के बाग हैं, बहारमल की छतरी है, और अकबरकालीन रजमनामा, जो रजमनामा किसको? महाभारत। रजमनामा का जो चित्रण किया गया था वो जयपुर में ही किया गया था। यानी मान सिंह के काल में बहारमल की छतरी, बैराट का बाग और जो रजमनामा महाभारत का चित्रण किया गया था वो यहीं पर हुआ था। लेकिन जयपुर का विकास यानी जयपुर की जो कला है, चित्रकला है, इनका सबसे ज़्यादा विकास जो दूसरा चरण यानी मिर्जा सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर की जब स्थापना की थी उसके पश्चात, यानी पहले राजधानी उसकी आमेर थी, लेकिन फिर जयपुर राजधानी हुई। जयपुर राजधानी होने के पश्चात इसका विकास जयपुर को किसने बसाया था? सवाई जयसिंह ने। और जयसिंह ने इसकी स्थापना करने के पश्चात इसका विकास काफ़ी मात्रा में हुआ और जो चित्रकला थी वो लोक कला के रूप में विकसित हुई। ढूंढाड़ शैली की एक विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता जो राजस्थान का लघु चित्रण है वो हकीकत में ढूंढाड़ शैली में देखने को मिलता है। ढूंढाड़ शैली में कैसे देखने को मिलता है कि प्राचीन कालीन जितनी भी हवेलियां हैं, यानी जितनी भी ये हवेलियां आदि बनाई गई हैं, इन हवेलियों में जो चित्रकारी देखते हैं आप यहाँ पर भी, यानी रामगढ़ चले जाओ या फिर आप जो रामगढ़ शेठान है ना उसकी बात कर रहे हैं, फतेहपुर चले जाओ, लक्ष्मण चले जाओ, नवलगढ़ चले जाओ, मंडावा चले जाओ, इस क्षेत्र में जितनी भी हवेलियां बनाई गई है, हवेलियों पर भित्ति जो चित्रण बनाए गए हैं, यानी भित्ति चित्रण का कार्य किया गया है, वो किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? ढूंढाड़ शैली की लघु चित्रण के लिए प्रसिद्ध हुआ। तो हवेलियों के जो चित्र देखने को मिलते हैं वो आपको ढूंढाड़ शैली में ही देखने को मिलेंगे।
हाँ, जयपुर शैली में जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो सुनहरे रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। और यहाँ के जो चित्र बनाए गए इनकी देखो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विकास का मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो चित्र थे उनके ऊपर सोने की चांदी की परतें भी चढ़ाई गई थी। यानी जो चित्र बनाया गया था, किसी का कोई चित्र बनाया है तो उसके ऊपर सोने चांदी की परतें आपको देखने को मिल जाती हैं कि इन परतों से वो चित्र एक अलग रूप ले लिया। और आगे कालांतर में आप चलोगे तो हीरे, पन्ने, नगीने ये आपको चित्र में जड़े हुए मिलेंगे कि जो चित्र के चारों ओर जो बेल बूटा इस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये जो बाउंड्रियाँ बनाई जाती हैं, हाशिए बनाए जाते हैं, इनमें बेल बूटों की ये जो पत्तियाँ आदि बनाई गई या कोई किसी का चित्र बनाया गया, जैसे ये पेड़ का चित्र बनाया गया या कोई आदमी का जो चित्र बनाया गया, बेल बूटे बनाए गए। इन बेल बूटों में हर नगों, जो नग होते हैं ना, नगीने, उनका, हीरों का, पन्नों का, इनको इनके ऊपर चिपकाया था सुंदर बनाने के लिए। यानी कि जो चित्र बनाए गए थे वो महंगे चित्र बने। महंगे चित्र किस कारण से? जहाँ पर हीरे, पन्ने ये बनते हैं, यहाँ पर ट्रोफियाँ भी बनती है बेटा। राजस्थान में आज भी वह इस कला के लिए प्रसिद्ध है। और एक आपने आगे पढ़ोगे पोट्री, ब्लू पोट्री, वो जयपुर में करपाल सिंह शेखावत जो सीकर सवाई माधोपुर से आते हैं उसने शुरू की थी। वो आप मूर्तिकला में पढ़ोगे तो ये जयपुर इस मामले में काफ़ी विकसित रहा। और यहाँ के चित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी कि परतदार यानी पर चढ़ाई गई सोने चांदी की और नग जड़े गए, जो हीरे हैं, पन्ने हैं, ये सारे नग इनके बेल बूटों पर इनके ऊपर जड़े गए थे। तो इस प्रकार से ये जो चित्र थे, चित्रकला के क्षेत्र में इसने काफ़ी विकास का कार्य किया था। किसने? जयपुर शैली ने। और जयपुर शैली के चित्र भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हुई थी। तो ये जयपुर के विकास के पश्चात जो कछवाहा शासकों की देन मानी जाती है या उसके पश्चात जयसिंह आदि ने ये कार्य किया था। महाराजा राम सिंह के समय बढ़ते अंग्रेजी प्रभाव के कारण, यानी मुगलीय प्रभाव तो इसमें शुरू से ही था क्योंकि मुगलों से इनके वैवाहिक संबंध थे, इस कारण से ये मुगली प्रभाव तो, ईरानी प्रभाव तो जयपुर शैली में आपको देखने को मिलता है। लेकिन राम सिंह के समय में यहाँ पर कंपनी शैली का प्रभाव भी पड़ने लगा और ये अपनी मौलिकता जो पहले लिए हुए थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। यानी जो मौलिकता के लिए प्रसिद्ध थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? खत्म हो गई। यथार्थवादी आंकन का हाथ थाम लिया और जयपुर शैली के कला केंद्रों में उनियारा, टोक, अलवर और शेखावाटी क्षेत्रों में कला का विशेष उन्नयन हुआ। यानी कि कला के जो प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? शेखावाटी का क्षेत्र, अलवर, उनियारा तहसील, जयपुर, ये सारे इसके कला के केंद्र थे। किसके? ढूंढार शैली के। ढूंढार शैली के चित्र, यानी ढूंढार शैली कितने चित्र में फैली हुई थी? शेखावाटी से लेकर उनियारा तहसील, यानी टोंक की जो उनियारा तहसील है वहाँ तक ये फैली हुई थी। तो इसके कला का केंद्र भी शेखावाटी का क्षेत्र, अलवर, जयपुर, उनियारा, ये इसके टोंक, ये इसके कला के प्रमुख केंद्र रहे थे। इनके जो विषय थे वही सप्तशती, रागमाला पर आधारित 12 मासा, ऋतु वर्णन, नायक नायिका में भेद, दुर्गा के 7 जो रूप होते हैं, यानी माता के जो 7 रूप होते हैं वो सारे यहाँ पर देखने को आपको मिल जाते हैं इनके विषयों में। और इनके अलावा राधा कृष्ण के लीला चित्र, भगवत, दुर्गा, ये सारे चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इनके साथ साथ में राजसी जीवन का भी उल्लेख इनके चित्रों में, भित्ति चित्रों में देखने को आपको आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे उसमें रामजी दास, घासीराम, रघुनाथ, गोविंद, गोपाल, ये प्रमुख चित्रकार रहे हैं। प्रमुख चित्रकार कौन कौन रहे हैं? रामजी दास, घासीराम, लाल चितेरा, साहिबाराम, ये सारे गोविंद, गोपाल, उदय सिंह, हीरालाल, त्रिकोलन,
ये सारे सेवकराम आदि कई नाम आप इसमें लिख सकते हैं। ये ढूंढार शैली के प्रमुख चित्रकारों में गिने जाते हैं। जयपुर शैली में जो विशेषताएं आती हैं, इन विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले आकृति यहाँ पर मध्यम वर्ग बनाई गई थी, यानी मध्यम आकृतियाँ थी, न कोई लंबा चौड़ा न कोई दुबला पतला, यानी मध्यम आकृतियाँ यहाँ की चित्रों की प्रमुख विशेषता रही। और इसमें छोटी नासिका, मोटे अधर यानी मोटे मोटे होठ, ये मोटे अधर और छोटे चिबुक, मीनाकृत नयन यानी मीनाकृत का मतलब मछली जैसा आकार होता है, वैसे उनकी आंखें बनाई गई थी। और वस्त्राभूषण में मुगली जामा, कमर पे पटका, यानी कमर पे जो एक साफी सी बांधी जाती है ना, उसको पटका बोलते हैं, तौलिया जो बांधा जाता है उस प्रकार से। तो कमर पे पटका, ये मुगली प्रभाव लिए थे। उनके वस्त्र थे सुस्त पजामा, नीचे कुर्ता, कुर्ते के ऊपर वो पटका, ये मुगलीय शैली की देन थी। तो मुगलीय प्रभाव लिए ये वस्त्र पहनाए गए थे। स्त्रियों की आकृति भी मीनाकृत नयन थे, लालिमा गोल चेहरा बनाया गया था और उभरे हुए हिगुल हदर और कपड़ों पर झूलती हुई लटें, यानी गालों के ऊपर बालों की लटें झूलती हुई दिखाई गई है। ये स्त्रियों के चित्रों की विशेषता के अंतर्गत आता है। आकृतियों में रंग प्रत्यरंग उभार कर पर्दाज का काम भी जयपुर शैली में देखने को मिलता है, यानी दाना पर्दाज और खत पर्दाज जो मुगलिय शैली का प्रभाव था, वो जयपुर शैली में भी आपको देखने को आसानी से मिल जाता है। खत पर्दाज किस लिए था कि चेहरे को उभार लाने के लिए, दाना पर्दाज छाया या प्रकाश के लिए। तो पर्दाजों का भी यहाँ पर विशेष महत्व रहा है। और इसके साथ साथ में बेल बूटे, फूल पत्तियाँ, विभिन्न पशु पक्षियों के चित्र भी सुसज्जित किए गए हैं हाशियों के अंतर्गत। तो ये हास्य बनाए गए थे चित्रों में, इन हाशियों में ये बेल बूटे, पशु पक्षी, इनके चित्र यहाँ पर फूल, ये सारे देखने को मिलते हैं। रंग संगति में लाल, पीला और हरे रंग के अलावा हल्के रंगों की योजना भी देखी जा सकती है। हल्के रंगों की योजना किस प्रकार से देखी जा सकती है कि यहाँ पर हल्के रंगों का प्रयोग हुआ था मुगलिय प्रभाव के कारण। प्राकृतिक चित्र भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बनाए गए थे, यानी प्रकृति के चित्र भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बनाए गए थे। ये थी ढूंढार शैली, ये थी ढूंढार शैली की मुख्य विशेषता। अब ढूंढार शैली के पश्चात आता है पूरे राजस्थान की विशेषताएं, यानी राजस्थान की चित्रकला की विशेषता। पूरे राजस्थान की चित्रकला की विशेषताओं को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है लोक जीवन का समन्वय का सानिध्य, मान लो सानिध्य। इस लोक जीवन यानी जो चित्र बनाए गए थे वो लोक जीवन के ऊपर आधारित चित्र बनाए गए थे। लोक जीवन यानी कि लोगों का रहन सहन, खान पान किस प्रकार का है, उनके चित्र यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बनाए गए थे। ये राजस्थान चित्रकला की पहली विशेषता है। इसका वर्णन आपको आगे कर देना है कि रहन सहन, खान पान सबके बारे में हमें देखने को मिलता है। ये जितने भी राजस्थान की कोई सी भी शैली, यानी सारी शैलियों की सामूहिक विशेषता ये आ रही हैं, तो इनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरी विशेषता आती है भाव प्रधान। यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो भाव प्रधान बनाए गए हैं। जैसे बड़ी ठणी का चित्र आप देखोगे तो बड़ी ठणी में एक सुंदर स्त्री को दर्शाने का भाव दिखाया गया है। इसी प्रकार से ढोला बारू की बात आती है तो ढोला बारू का जो चित्र बनाया गया था, इसमें प्रेम यानी प्रेम प्रसंग को का भाव दिखाते हुए चित्र बनाया गया है। इसी प्रकार गोधूली बेला आप चित्र देखोगे मेवाड़ शैली का, तो उसमें गाय दूने के समय घर पर वापस आते हैं तो वो भाव दिखाए गए ग्वालों के या माता पिता के अपने पुत्रों के प्रति जो हाव भाव है, वो सारे भाव प्रधान चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसकी तीसरी विशेषता आती है वर्ण वैविध्य।
वर्ण वैविध्य में रंगों का जो प्रयोग, यहाँ लाल, पीले, हरा और नीले रंग का काफी मात्रा में प्रयोग किया गया है। और ये जो रंग है बाद में यानी जयपुर शैली या कोटा शैली में सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ है और हल्के रंगों का भी यहाँ पर जयपुर शैली में मुगलिय प्रभाव के कारण देखने को मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से लाल, पीले और सिंदूरी रंगों का प्रयोग अधिक देखने को मिलेगा आपको। हरा, नीला भी रंग देखने को मिलता है, लेकिन बाद में आगे चलकर ये सुनहरी रंगों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। ये बात बतानी है वर्ण वैविध्य में। फिर आता है प्रकृति प्रवेश। चौथा इसका पॉइंट है प्रकृति प्रवेश। प्रकृति प्रवेश यानी प्रकृति का चित्रण भी यहाँ पर पशु पक्षियों का रात्रिकालीन दृश्य, बूंदी शैली में आप देखते हैं कि पहाड़ों का, या कोटा शैली में देखते हैं आखेट का चित्रण, ये सारे प्रकृति से जुड़े हुए विषयों के आधार पर चित्र बनाए गए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थानी चित्रकला में प्रकृति प्रवेश भी देखने को मिलता है। फिर चौथा इसका पांचवा पॉइंट आता है देश काल के अनुरूप। देश काल के अनुरूप यानी राजस्थान की विशेषता आती है कि यहाँ वीरता के लिए पूरा राजस्थान जाना जाता है। तो वीरता सूचक यहाँ पर जो विशेषता राजस्थान की, उसके अंतर्गत चित्र बने। बाद में लोग भक्ति धारा में भी डूबे, बल्लभ संप्रदाय आने के कारण, इस कारण से उस समय पूरे राजस्थान में और परिवेश कैसा बना था, भक्ति धारा से संबंधित मीरा जैसे भक्त यहाँ पर आए, सूरदास यहाँ पर हुए, तो उसके प्रभाव के कारण कृष्ण भक्ति से संबंधित चित्र यहाँ पर बहुलता से बने। इस कारण से हम कह सकते हैं कि देश में जिस प्रकार का परिवेश था उसी प्रकार के चित्र यहाँ पर बनाए गए थे। यानी कि जिस प्रकार से राजस्थान के लोगों के अनुरूप चित्र बनाए गए थे, ये हम कह सकते हैं। फिर आता है इसका विषय विविधता, यानी विषय, ये इसकी छठी विशेषता आती है विषय वैविध्य। यानी जो विषय थे, रीतों का वर्णन, रागमाला पर आधारित, नायक नायिका में भेद, कृष्ण भक्ति से संबंधित, जयपुर में दुर्गा के सातों रूप, इस प्रकार के जो चित्र बनाए गए थे। यानी कि विषय भिन्न भिन्न विषय लिए गए थे। तो विषय विभिन्नता लिए हुए विषयों के चित्र यहाँ पर काफी मात्रा में देखे जा सकते हैं। तो ये बातें, ये इसकी 6 प्रमुख विशेषता आती है जो आप लोगों को तैयार करनी है। यानी 6 विशेषता, इसका आपका अलग से प्रश्न बन सकता है कि राजस्थानी चित्रकला की विशेषता बताइए, तो इसके 6 पॉइंट और 6 पॉइंटों का बाद में आपको वर्णन करना है। ये 6 पॉइंट देके इसका आपको वर्णन करना है। अब इसके पश्चात राजस्थान में मुख्य रूप से 4 चित्रों का आपको वर्णन करना मिलेगा। बड़ीठनी, ढोला मारू, गोधुली, और दीपकराग। ये मुख्य रूप से आपके 4-5 चित्र हैं। ये इनका आपको वर्णन करना आता है। एक 5वां चित्र विष्णु और लक्ष्मी। इनका आपको वर्णन करना है। अब चित्र का वर्णन करते हो तो सबसे पहले बड़ी ठणी सबसे पहले ये बताओगे कि ये चित्र कौन सी शैली का है, किशनगढ़ शैली का है। कौन सी शैली का है, किशनगढ़ शैली का ये चित्र है। चित्रकार का नाम क्या है, मोरध्वज निहाल चंद। ये चित्र मोरध्वज निहाल चंद ने इस चित्र को बनाया था। किशनगढ़ शैली का है, मोरध्वज निहाल चंद ने इस चित्र को बनाया था। और फिर अब इसका वर्णन करना है।
कि इसमें एक सुंदर बनी ठनी का अर्थ बता दो साथ में कि सधी दधी औरत का ये चित्र बनाया गया है। इस चित्र में बनी ठनी को किस प्रकार से, जैसे कल हमने चर्चा की थी, लंबा नाक, पतले होठ, आँख कानों को छूती हुई कटार जैसी बोहें और कपोलों पर झूलती हुई लटें कानों तक जाती हुई, इस प्रकार से पतली अंगुलियां, लंबे लंबे नाखून और एक हाथ से इस प्रकार से बड़ी ठनी में जो स्त्री है वो अपने घूंघट को पकड़े हुए है, पारदर्शी कपड़ा पहन रखा है और अच्छे सुंदर रंगों का संयोजन यहाँ पर इस चित्र के अंतर्गत किया गया है। चित्र सरल और सुभग में चित्र बनाया गया है, ये इसके बारे में आप वर्णन करोगे। फिर दूसरा आता है ढोला मारू। ढोला मारू जो चित्र है वो मारवाड़ शैली का चित्र है। दो भागों में इसका वर्णन करना है। पहले मारवाड़ शैली का करोगे। इसमें चित्रकार का नाम कहीं पर देखने को नहीं मिलता। ढोला मारू जो मारवाड़ शैली में बनाया गया था उसका नहीं मिलेगा आपको। ढोला मारू जो चित्र मारवाड़ शैली में बनाया गया है, इस चित्र के अंतर्गत क्या होता है कि ढोला है वो जोधपुर का प्रसिद्ध चित्र है। इसमें पुंगलगढ़ की जो राजकुमारी है मरवन, यानी एक नरवरगढ़ है वो तो ढोला का राज्य था और पुंगलगढ़ किसका था, मरवन का। तो ढोला है वो मरवन यानी मारू को ले जा रहा है। ये प्रेम कथा पर आधारित चित्र है। आज भी उपमा दी जाती है। देखो सुंदर स्त्री और पुरुष यानी पति पत्नी होते हैं, उसको कहते हैं कि ढोला मारू बना हुआ है, यानी ये प्रेम से संबंधित चित्र बनाया गया था। तो ढोला है वो मारू को यानी पुंगलगढ़ की राजकुमारी को नरवरगढ़ ले जा रहा है। ऊंट के ऊपर दोनों बैठे हैं और सुनहरे रंग का इसमें थोड़ा प्रयोग आपको देखने को मिलता है। वैसे गोधूली यानी धूसर रंग का प्रयोग हुआ है ऊंट के ऊपर। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और एक दूसरे के देखने पर यह प्रतीत होता है कि वो कोई बातें आपस में कर रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा मेवाड़ शैली में चित्र बनाया गया था, जो एक तंबू है, तंबू के आगे स्त्री और पुरुष बैठे हैं और वो चित्र शहाबुद्दीन द्वारा बनाया गया था। ये चित्र जो मेवाड़ शैली वाला चित्र था वो शहाबुद्दीन द्वारा बनाया गया था ढोला मारू का। और उसमें जो बैंगनी रंग की चुनरी ओढ़े हुए स्त्री को दिखाया गया है और ये एक टेंट के आगे आपस में एक दूसरे के सामने बातें करते हुए से प्रतीत होते हैं। तो ये था आपका ढोला मारू का चित्र। गोधूली बेला, गोधूली बेला जो चित्र था वो 1813 ईस्वी में भीम सिंह के समय मेवाड़ शैली का चित्र है। यानी भीम सिंह के समय 1813 ईस्वी में मेवाड़ में चोखा नामक, इसके द्वारा चोखा नामक एक चित्रकार था जिसके द्वारा ये चित्र बनाया गया था। 1813 ईस्वी में भीम सिंह के समय चोखा नामक चित्रकार ने इस चित्र को बनाया था। ये जो चित्र है इस चित्र में गोधूली बेला यानी गाय दूने का समय, शाम के समय में गायों को ग्वाले घर लाते हैं, उसका वर्णन देखने को मिलता है कि स्त्रियां हैं वो अपने घर के गेट पे खड़े हैं और वहां से अपने बच्चों को देखकर खुश हो रही हैं कि वो गायों को लेकर आ रहे हैं। दूसरा रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र गतिमान है यानी गायें चल रही हैं तो गतिमान सा प्रतीत होता है और इसमें गाय चलती है तो धूल उठती है, तो वो दूसरा रंग का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपका चित्र था गोधूली बेला। दीपक राग जो चित्र था वो चित्र बनाया गया था 1591 ईस्वी में। 1591 ईस्वी में ये चित्र बनाया गया था राव रतन सेन के समय। राव रतन सिंह के समय बनाया गया था और इस चित्र को बनाने वाले दो चित्रकार थे, एक तो हुसैन अली और हातिम। इन दो व्यक्तियों ने मिलकर इस चित्र को
बनाया था। और ये चित्र आज भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आज भी ये चित्र देखने को मिलता है। दीपक राग पहला, ये बूंदी शैली का चित्र है। कौन सी शैली का है? बूंदी शैली का चित्र है। किसके समय बनाया गया था? राव रतन सिंह के समय बनाया गया था। राव रतन सिंह के समय में हुसैन अली और हातिम ने 1591 ईस्वी में इसको बनाया था। इस चित्र में पहली बार रात्रिकालीन दृश्य को तारे टिमटिमाते हुए, पेड़ पौधे, ये सारी चित्र रात्रिकालीन यानी काले रंग का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है। और ये बूंदी शैली का चित्र था ही। ये इस चित्र की आता है। फिर आता है विष्णु और लक्ष्मी। विष्णु और लक्ष्मी बीकानेर शैली का चित्र है। कौन सी शैली का चित्र है? बीकानेर शैली का ये चित्र है। और इस चित्र को बनाने का काम रुकनुद्दीन, याद है क्या नाम? रुकनुद्दीन, जो अनूप सिंह और करण सिंह के समय चित्रकार हुआ करते थे, उन्होंने इस चित्र को बनाया था। बीकानेर शैली का ये चित्र है। रुकनुद्दीन ने इस चित्र को बनाया था। इसमें विष्णु जी और लक्ष्मी को एक सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। अच्छे रंगों का यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये आपका विष्णु और लक्ष्मी, इसको चित्र को 3 भागों में, यानी एक बीच के अंदर जो सिंहासन है उस पर विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे हैं, और इस साइड में 5 महिलाएं और 5-6 महिलाएं इस साइड में खड़ी है। दाएं और बाएं दोनों तरफ महिलाएं खड़ी हैं। और महल का चित्र बनाया गया है। सुनहरे रंग का, यहाँ पर भी पीले, हल्के पीले रंग का प्रयोग भी देखने को मिलता है। गुलाबी रंग भी यहाँ पर अच्छी तरह से सजता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी चित्र को 3 भागों में बांटकर बनाया जा सकता है कि बीच के सिंहासन, फिर बाएं भाग में 6 स्त्रियां, दाएं भाग में 5 स्त्रियों को इस चित्र के अंतर्गत दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये आप 5 चित्रों का वर्णन करोगे अलग अलग, तो पूरा जो राजस्थानी चित्रकला के बारे में आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा कि मुख्य रूप से 4 शैलियों में इसको बांटा गया था, फिर उप शैलियों में बांटा गया था। चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता आपको बता दी। जो 5 चित्र थे, उन 5 चित्रों के बारे में आपको बता दिया गया है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। PDF पूरे चैप्टर की एक साथ डाल दी गई है। जय हिंद।